और सब लोग कैसे हो? सब बढ़िया है। वेलकम बैक टू एफकर टू जर्नी। देखो, हम बताते हैं गाइस जो हमारे चैनल पर नए हैं कि हमारा शिखर बैच चल रहा है। शिखर बैच की बात करते हैं, इस बैच में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ और रीजनिंग ये सब आपको कवर कराया जाएगा। 1 रुपया नहीं देना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये वो समझना बकवास है। बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश है, ठीक है। और अब बात करें ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एफकेट दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, एसएससी का आप चाहे सीजीएल दे रहे हो, सीएचएल दे रहे हो या सीबीओ एग्जाम दे रहे हो, कोई सब एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए हमारा जीएस वाला पोर्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करें इसकी, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा इस बैच के अंदर। तो इस बैच में सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और उसके बाद करें तो इसमें आपको फ्री पीडीएफ्स मिलेगी, है ना। हिस्ट्री एक स्टोरी के फॉर्म में आपको याद कराई जाएगी और इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उस सबके लिए सबकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। हम मॉडर्न इंडिया कर रहे थे अपनी हिस्ट्री में, और मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया में हम सब कुछ कवर कर चुके थे, और आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना मॉडर्न इंडिया में गांधी एरा। यानी कि गांधी एरा से पहले हम पूरी मॉडर्न इंडिया अब तक का कवर कर लिया है, और ये आता है हमारा लास्ट मोमेंट। इसी को कवर करते हुए हम इंडिपेंडेंस आपको दिलाएंगे। अब देखो, ज़रूरी आता है सबसे पहले गांधी एरा के बारे में कि गांधी एरा के बारे में हमें क्या ज़रूरी है और गांधी एरा ही इसको क्या कहा गया है, ये जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कि गांधी एरा, तो याद रखना है गांधी एरा जो है आपका 1990 से लेकर 1942 तक है। अब ये 1919 से लेकर 1942 तक है, क्यों? और ये डेट अब आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे कि ये नहीं है, ये वेरी करती है। हाँ, ये बिल्कुल वेरी करती है। कोई इसको 1914 से मानता है, कोई 1917 से, और ये यहाँ 1947 तक भी मानी जाती है। तो इसलिए कभी भी आपसे टाइम पीरियड नहीं पूछता ज़्यादातर, क्योंकि ये हर बुक के अकॉर्डिंग, हर टीचर के अकॉर्डिंग कुछ डिफर करता है। बट एक आपको इतना जानना ज़रूरी है कि टाइमलाइन जो रही है लगभग 1919 से लेकर 1942। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है हमारे पूरे स्ट्रगल में, इंडिया के इंडिपेंडेंस में, या हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए इस एरा को टोटल को गांधी एरा के नाम से हिस्टोरी में जाना गया। सबसे पहले जब गांधी एरा पढ़ना है तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस गांधी के बारे में बन जाते हैं, वो जानने हमें ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले उनको कवर करते हैं। वो क्या है? वो है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है। तो याद रखना, मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम है। कब जन्म हुआ तो आप याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में कथावाली में हुआ। यानी कि आपने देखी होगी गंगूबाई, अगर आपने मूवी देखी है तो हाँ, जो वो प्लेस जो है काठियावाली, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके फादर के नाम की बात करी जाए तो आप याद रखेंगे कि फादर का नाम है करमचंद गांधी, और मोहनदास इनका खुद था, और बाकी इनके फादर का नाम इनके साथ ऐड था। इनकी मदर की बात करें तो याद रखना, इनकी मदर और वाइफ में दोनों में कन्फ्यूज़न है। बहुत सी बार क्वेश्चनों में बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो याद रखना, मदर का नाम था पुतली बाई और वाइफ का नाम था कस्तूरबा, ठीक है। इनकी शादी की बात करें तो इनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, ठीक है, और इनकी शादी जो है बहुत जल्दी करा दी गई थी, और इनके 4 बच्चे हैं। कितने हैं? इनके 4 बच्चे हैं, आप याद रखेंगे। और इनकी शादी की बात करें तो मैं बताऊंगा इनकी शादी आपको कब हुई है, ठीक है। आप इतना भी याद रखिए कि इनके 4 बच्चे हुए हैं। उन चारों बच्चों के आपको नाम याद रखने की ज़रूरी है। कैसे भाई? पहला हीरालाल, मनीलाल, रामदास, और एक बेटे का नाम था देवदास। ये देवदास वो देवदास नहीं था, कभी पारो से रिलीव कर दो। वो बात अलग है कि इस देवदास का भी चक्कर चला है, लेकिन ये वो देवदास नहीं है जो आप सोचने वाले हैं। अब बात करें कि इनका एक और एडॉप्टर, इसके अलावा 4 बच्चे तो खुद के थे। फिर जल्दी शादी हो गई तो आप जानते हैं भाई, जल्दी शादी हो गई तो क्या करेंगे? अभी तो हमें कुछ सूझबूझ तो है नहीं, चलो बच्चे ही पैदा कर लेते हैं। ये मजाक सपाट था। कुल मिला के उनके 4 बच्चे थे। इसके अलावा उनका एक और सन था जो उनका एडॉप्टेड सन था। उसका नाम क्या था? तो आप याद रखेंगे जमुना लाल बजाज। उसका नाम जमुना लाल बजाज था। अब बहुत से कहेंगे कि आप लिख के क्यों नहीं पढ़ा रहे? भाई लिख के इसलिए नहीं कि टाइम वेस्ट होगा। पीडीएफ में मैंने सब कुछ, पीडीएफ में इतना टाइम लगाया है पीडीएफ बनाने में कि अच्छे से आपको सारा कंटेंट ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाए। जो चीज़ लिखने की है वो मैं आपको ऑलरेडी समझाता चलूँगा, ठीक है। अब बात आती है इसके अलावा, तो याद रखना, मैंने बताया था इनकी शादी की बात करूँ तो इनकी शादी जो है 13 साल की उम्र में हो ली थी। तो 69 में अगर आप 13 ऐड करेंगे तो आप खुद लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई यहाँ आप 2 कर देंगे, यहाँ आप 8 कर देंगे, और 8 और 8 यानी कि लगभग इनकी 882 ईयर्स में इनकी, ठीक है, 82 और 83 इसके अप्रॉक्स इनकी शादी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद ये लंदन जाएंगे तो उसी बीच इन्होंने सारे बच्चे अपने पूरे कर लिए, ठीक है। ये 4 बच्चे इनके कुल मिला के हैं, आप इतना जानेंगे।
अब आती है, आप एक चीज़ ये याद रखेंगे, भाई गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने उनका ये तो समझ लिया क्या जन्म हुआ क्या नहीं, लेकिन भाई जब वो पॉलिटिकल से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई तो पॉलिटिकल गुरु रहा होगा। हाँ, तो आप याद रखना कि उनके पॉलिटिकल गुरु, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन रहे हैं या गांधी जी पॉलिटिकल गुरु किसको मानते हैं, तो आप याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, ये उनके पॉलिटिकल गुरु रहे। अब उसके अलावा आप इतना याद रखेंगे कि 80 यानी कि 1888 में गांधी जी लंदन चले गए स्टडी के लिए, काय की लॉ। ठीक है, आप जानते हैं उस टाइम लॉ की पढ़ाई, और ये एक वकील भी थे, तो ये उस टाइम लॉ की पढ़ाई करने चले जाते हैं, वहाँ 3 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ये बैक आते हैं इंडिया 1891 में आफ्टर स्टडी। ठीक है, इंडिया वापस आते हैं और उन्होंने अपनी बुक में, उनकी बुक है द एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कौन सी बुक है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। उसमें उन्होंने साफ साफ खुद लिखा है कि इन 3 साल मैंने वो सब काम किया है जो एक आदमी कर सकता है या एक अय्याश लड़का कर सकता है, यानी कि इन 3 साल उन्होंने फुल अय्याशी भी की है, पढ़ाई भी की है, इन 3 साल उन्होंने सब कुछ काम लिखा, उन्होंने इस चीज़ को खुद ने कहा है कि इन 3 साल मैंने ज़िंदगी के सारे काम किए हैं। अब इसके बाद बात आती है कि अब ये वापस तो आ गए, अब ये वापस आए तो इनको लगभग 2 साल तक कोई ऐसा काम नहीं मिला जिस हिसाब से पढ़ के आए थे। इन्होंने वकालत तो शुरू कर दी, बट क्या काम था, कोर्ट के बाहर, जस्ट कोर्ट के बाहर बाहर बैठ के जैसे हमारे एफिडेविट होते हैं ना, उनको टाइप करना और उनको बनाना, सिर्फ ये इनका काम चल रहा था। इनको कोई भी केस नहीं मिल रहा था जिसके लिए पढ़ाई करके आए थे। तो एक इनके साथ, अब ये कह सकते हैं इनका इंसिडेंट कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इनकी किस्मत थी जो इनके पास आई थी। क्यों? क्योंकि इनको महात्मा गांधी बनवाना था। उसके बाद क्या होता है, 1-2 साल बाद जब ये आ गए वहाँ से, उसके बाद 1893 में इनके फादर के फ्रेंड आते हैं जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। ठीक है, दादा अब्दुल्ला आते हैं, दादा अब्दुल्ला आते हैं जो इनके फादर के, ठीक है, फ्रेंड होते हैं। किसके? फादर के, उनके फादर के फ्रेंड होते हैं। और ये साउथ अफ्रीका है, ये अमेरिका लिखा है, अफ्रीका है। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के ये एक मर्चेंट होते हैं, या कह सकते हैं एक व्यापारी होते हैं, बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। बट इन जितने बड़ा व्यापारी होता है उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इनके कुछ केस थे जो कोई वकील सॉल्व नहीं कर पा रहा था। अब जब भी मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई भी मेहमान आता और हम में कोई खासियत होती है, तो हमारे फादर उसको और बढ़ा चढ़ा के, हमारे पेरेंट्स उसको और बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के सिंगिंग आती है तो उसको कहते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छा गाता है, बेटा गा के सुनाओ अंकल को। वही कंडीशन आई कि जब ये आए तो इनके फादर ने, गांधी जी के फादर ने गांधी जी की कहा, गांधी जी की बढ़ाई चढ़ाई करनी कि हमारा बेटा बहुत बड़ा वकील है, बहुत अच्छी वकालत करके लंदन से पढ़ के आया, ये वो करके उन्होंने बढ़ाना चढ़ाना शुरू कर दिया। जब दादा अब्दुल्ला सब सुनते हैं तो दादा अब्दुल्ला कहते हैं कि भाई मेरे कुछ केस अटके हुए हैं, अगर तुम चाहो तो गांधी को मेरे साथ भेज दो, है ना, गांधी जा सकता है। तो वही फादर ने कहा हाँ बिल्कुल गांधी जाओ, सब काम वाम छोड़ो, तुम अपने चाचा के साथ जाओ। उन्होंने ऐसा कह दिया और गांधी जी इसी मौके की तलाश में थे। अब गांधी जी उनके साथ चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है, और जब वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं तो वहाँ पे गांधी जी का भी पहला केस मिला है, और बाप की इज्जत की भी बात है तो गांधी जी अपनी जी जान लगा देते हैं और इस केस को वो 2-3 हेयरिंग में सॉल्व करा देते हैं। और दादा अब्दुल्ला बहुत खुश होते हैं, दादा अब्दुल्ला उनको बहुत सारे पैसे देते हैं कि जाओ अब तुम अपना काम करो, है ना, मनी मिलती है इसके बदले। अब माना जाता है यहीं पे कि उनके साथ एक इंसिडेंस होता है। क्या बोलते हैं कि जब उनको पैसा वैसा मिला, कुछ बुक के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब वो उनके साथ जा रहे थे तभी ये केस हुआ, और कुछ कहा जाता है जब वो उन्होंने केस जीत लिया उसके बाद जब वो घूम रहे थे तो वो ट्रेन से, भाई साउथ अफ्रीका घूम रहे थे पूरा, तो ट्रेन से क्या होता है, ट्रेन से वो जा रहे होते हैं, उनके पास पैसा होता है तो वो फर्स्ट क्लास का टिकट ले लेते हैं। बट उस टाइम इंडियंस को फर्स्ट क्लास में जाना अलाउ नहीं था, बट ये वकील थे, और जब ये जाते हैं तो वहाँ सुनते में आता है कि सारे ब्रिटिशर्स थे। और जब सारे ब्रिटिशर्स थे तो वो उनसे, एक ब्रिटिशर्स पूछता है भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मेरे पास टिकट है, मैंने टिकट खरीदा है। तो वो कहते हैं यहाँ सिर्फ इंडियन अलाउ नहीं है, यहाँ सिर्फ ब्रिटिशर्स ही आ सकते हैं। उन्होंने अपनी वकालत वहाँ जाननी शुरू करी और उस अंग्रेज ने उनके गाल पे एक थप्पड़ मार दिया। गांधी जी ने दूसरा गाल भी आगे कर दिया कि शायद इसको शर्म आएगी, बट क्या हुआ, उस गाल पे भी थप्पड़ लग गया और जितने अंग्रेज थे सबने मारा और उनको बाहर एक स्टॉप आया वहाँ पे उनको फेंक दिया। उसके बाद जब फेंक दिया गया तो गांधी जी वहाँ पे ठान लेते हैं कि मैं अब इनको छोड़ूंगा नहीं और यहाँ से मैं इनको खदेड़ के रहूँगा।
और माना जाता है यही एक बगैर लड़के की टर्निंग पॉइंट, ठीक है, गांधी जी का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्या माना जाता है? टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ठीक है, मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिया है, नहीं है तो मैं उस पीडीएफ को ऐड कर दूंगा कि वो कौन सा स्टॉप था। आज के टाइम पे वहाँ पे गांधी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा यानी कि स्टैचू बनाया हुआ है। उसी के बाद वहाँ पे फिर जब गांधी जी देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं ये अंग्रेज आते हैं उनके कोड़े मार देते हैं, आते हैं और उनको मार देते हैं, वे कुछ नहीं बोलते, चुपचाप पिटते रहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं भाई तुम इनके खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं? वो कहते हैं ये क्या होता है, विरोध क्या होता है? भाई हम तो देखता है कि हमारे पापा दादा सब ऐसे ही चुपचाप खड़े रहते थे, खाते रहते थे। अब मान लो किसी दिन वो मारने नहीं आए तो देखते थे यार आज कोड़े मारने नहीं आए साहब, ये सब देखने और आते। तो गांधी जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम क्या चाहते हो ये भी हो गए। उन्होंने उनको खिलाफ किया, उनको भड़काया और उन्होंने 1894 में नटल कांग्रेस की स्थापना की। क्वेश्चन आता है कि नटल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई और कब हुई? तो याद रखेंगे साउथ अफ्रीका में ही हुई और 1894 में हुई। अब आता है गांधी जी ने अपने जीवन में कुछ आश्रम बनवाए हैं, 3 आश्रम है, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बने हैं उसको याद रखने की ज़रूरत है। तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहला आश्रम उन्होंने बनवाया अपना फोनिक आश्रम, कब बना? 1904 में। कहाँ बना? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद उनका सेकंड आश्रम की बात आती है, वो बनता है 1910 में टेलोसिटी आश्रम, ये भी वही है। लास्ट आता है इंडिया में एक आश्रम बनता है और वो बनता है उनका साबरमती आश्रम। ठीक है, और याद रखना कि उन्होंने ही फर्स्ट सत्याग्रह करा अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश से साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए 1906 में। पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी का कब हुआ, तो आप याद रखिएगा 1906 में करा। लेकिन ये इंडियन सत्याग्रह नहीं था, ये बाहर का सत्याग्रह था, ना ही इंडियन के लिए उन्होंने सत्याग्रह ये उनका पहला माना गया है। ठीक है, अब उसके बाद आती है ये डेट आपको याद रखने की ज़रूरत है कि गांधी जी इंडिया कब आए। तो आप याद रखेंगे 9 जनवरी 1915 में वो वापस आते हैं भारत। अब यहाँ भारत आते हैं और यहाँ जब वो भारत वापस आएंगे यहीं पे उनको एक ब्रिटिशर्स के द्वारा टाइटल मिलता है। ठीक है, वो टाइटल क्या है वो आपको याद रखना ज़रूरी है, वो अभी नहीं बताऊंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो अभी हम जब क्लास ख़त्म करेंगे तब उस टाइटल को हम समझेंगे कि कौन सा उनको टाइटल मिला था। चलिए बता ही देते हैं, केसरी इन हिंद। ठीक है, केसरी हिंद का उन्हें टाइटल मिला क्योंकि यहाँ पे वॉर चल रही थी, लोग उनके खिलाफ हो रहे थे, तब इन्होंने इंडियंस को बना के ब्रिटिशर्स के साथ भेजा फर्स्ट वॉर के दौरान, और तभी इनको टाइटल अंग्रेजों के द्वारा मिला केसरी हिंद का। और इंडियन जो है उन्होंने इनको एक गुलाम कहा, या कह सकते हैं एक चलिए अभी शब्द समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जाता है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि गांधी जी ने कुछ न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। क्या है वो क्वेश्चन? कि इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन, ये 3 न्यूज़पेपर है, किसने स्टार्ट किए? तो याद रखेंगे गांधी ने स्टार्ट किए थे। अब यहाँ से शुरू हो जाता है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो है कि कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि गांधी जी का क्या फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले 3 सत्याग्रह उनके सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला सत्याग्रह कब हुआ इंडिया में। तो आप याद रखेंगे 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और इसके अलावा 3 सत्याग्रह और होते हैं। फिर होता है आपका 1918 में एक होता है आपका खेड़ा सत्याग्रह और एक होता है आपका इलाहाबाद सत्याग्रह। ठीक है, अब इन सत्याग्रहों की कहानी है कि चंपारण सत्याग्रह में क्या होता है, खादर सत्याग्रह में क्या होता है, इलाहाबाद सत्याग्रह में क्या होता है। तो आप याद रखेंगे कि ये जो आपके सत्याग्रह है ये रिलेटेड है आपके इंडिगो फार्मिंग की, और एक है आपके फार्मर्स के लैंड डिस्प्यूट्स की। ठीक है, और ये इसी तरीके से आपके मूवमेंट सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है कि कौन से सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, ये सब हम कवर करने वाले हैं अब अपनी क्लास में। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट अभी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट की कहानी अलग है, इंटरेस्टिंग है, वो सब समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो गांधी से पूछ ली जाती है, क्या क्या आप याद रखेंगे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इनकी बुक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इनकी बुक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इनकी बुक है, फ्रीडम्स बैटल इनकी बुक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये सब बुक्स इंपॉर्टेंट बुक्स है जो इन्होंने लिखी है। ठीक है, इसके अलावा इनके ज़रूरी है, देखो सेशन अच्छा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब करना मत बोलना। हाँ, ये चीज़ मैंने अभी आपको छोड़ी है क्योंकि अभी ये टाइमलाइन मैंने जान के स्टॉप की है। अभी हम सबसे पहले सिर्फ ब्रीफ समझने वाले हैं इनका। अब तक हमने क्या पढ़ा, देखो गांधी जी के बारे में पूरा हमने पढ़ लिया।
ठीक है, उनके पॉलिटिकल गुरु, उनका क्या रहा लाइफ़स्टाइल वगैरह, साउथ अफ्रीका की कहानी हमने सारी पढ़ ली। अभी हमने इंडिया में सिर्फ़ अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, उनका हमें सब ये समझा कि कुछ सत्याग्रह रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। अब हमने समझी उनकी बुक्स, अब हम समझेंगे उनके टाइटल्स कि उनको निकनेम किसने दिए और किस तरीके से उनके निकनेम्स पड़े। तो आप याद रखेंगे कि बापू, ठीक है, कि बापू उनको निकनेम या बापू उनको किसने टाइटल दिया, तो आप याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा। ठीक है, राष्ट्रपिता या फादर ऑफ नेशन किसने कहा, तो आप याद रखेंगे ये उनको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, महात्मा, ठीक है, याद रखेंगे महात्मा गांधी कहते हैं ना, जो महात्मा है उनको ये टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और मलंग बाबा, मलंग बाबा उनको ये काबिलिया यानी कि एक कबीला वगैरह है, वहाँ के लोगों ने उनको ये मलंग बाबा का टाइटल दिया, क्योंकि छड़ी उनके पास थी और वो मैजिक करके ही सब कुछ कर लेते, तो इसलिए उनको मलंग बाबा का टाइटल मिला। ठीक है, अर्धनग्न फकीर या कह सकते हैं हाफ, क्या कह सकते हैं, हाफ नेकेड बैगर, ये टाइटल उनको दिया विलियम चर्चिल। इस नाम को आप याद रखेंगे, ये आगे आपके बहुत सुनने में आएगा और इससे रिलेटेड बहुत अच्छी कहानी याद रखेंगे, है ना। विंस्टन चर्चिल, ये आप नाम याद रखेंगे। हाफ नेकेड बैगर किसने कहा, अर्धनग्न फकीर किसने कहा, ये इसने कहा। उसके बाद जादूगर इनको जो कहा गया वो कहा गया शेख मुजीब उल रहमान के द्वारा। ठीक है, इनको कहा गया जादूगर। ये कहानी थी कि इनको निकनेम किसने दिया, किस तरीके से दिया। अभी हमें बहुत कुछ कवर करना है, साइमन कमीशन पढ़ेंगे हम, ठीक है, सांडर्स मंड, सब बहुत अच्छी कहानियां हैं इसमें। आपको सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सबकी कहानी रिलेटेड सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना रखते हैं, क्योंकि अभी हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इनके सत्याग्रह के बारे में, कि किस तरीके से सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया और फिर किस तरीके से इनकी कहानी आगे बढ़ती चलेगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टाटा।